उसी को लेकर यहाँ पर मीटिंग है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी, यहाँ पर जो किसानों का 6 तारीख में यहाँ आंदोलन है, उसको लेकर भी आसपास तैयारी चालू है। एनटीपीसी में किसानों का धरना है, वो भी जारी है। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों का जो धरना है वो 6 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं। कल भी इस खबर को हमने देखा था, किसान जुड़े हुए थे, उनकी कई समस्याएं थी जो हमें वो बता रहे थे, जो हम देख पा रहे थे। किस तरह का एक्शन उसके बाद, क्या कोई रिएक्शन आया सरकार प्रशासन की तरफ से, उन अधिकारियों की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ 2 धरने के कार्यक्रम चल रहा है। एक एनटीपीसी में जो 7 ग्राम के जो नागरिक हैं, किसान हैं, उन्होंने बार बार एनटीपीसी पर एक ही आरोप लगाया है कि जब आपने हमारी जमीन ली थी तो हमसे वादा किया था कि आप हमारे जो युवा हैं उनको नौकरी पर रखेंगे, जो वर्कर हैं उनको काम पर रखेंगे, लेकिन उनके द्वारा वादा पूरा नहीं किया गया है। राज्यसभा और सांसद के प्रतिनिधि एनटीपीसी पहुंच रहे हैं, किसानों को समर्थन कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक लगातार किसानों के समर्थन में बैठी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखने को चीज मिल रही है, नेता बार बार किसानों के पास पहुंच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। हम अगर समर्थन दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उनकी केंद्र में है, प्रदेश में सरकार है, तो उनको फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जो एक बारिया, जो गाड़ावाड़ा से लेके जो बारिया रोड है, जमाड़ा रोड है, वहां कल पर्चे भी बांट दिए हैं किसानों ने। गैर राजनीतिक यह कार्यक्रम होने वाला है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद रहेंगे और एसडीएम शशि जयंत देशमुख को यही इसी कार्यालय में हम बता सकते हैं आपको, इसी कार्यालय में सभी किसान आकर यहाँ पर ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के साथ साथ उनको ये बातें बताएंगे कि लगातार 20 साल से यहाँ के नागरिक परेशान है, लेकिन उनकी रोड नहीं बन पा रही है। बार बार वो क्षेत्रीय सांसद राव प्रताप सिंह से मांग करते हैं, बार बार शिवराज सिंह जी चौहान से मांग करते हैं, बार बार क्षेत्रीय विधायक श्रीमती सुनीता पटेल से मांग करते हैं, और लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जाती है। ये एक हैरानी की बात है कि किसान, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अन्नदाताओं का बार बार समर्थन करने वाले नेता ये बात क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि किसान आखिर परेशान होता क्यों है, यह बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद, ये किसानों की बात थी। अगर हम शिक्षा की बात करें, आप देखेंगे कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है शिक्षा को लेकर। जिस तरीके से लगातार बच्चों के जो बस्ते का बोझ है वो बढ़ता जा रहा था, अब उसे कम करने के लिए एक एक्शन लिया है। तो आप वहां पर किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं गाडरवारा में स्कूलों की बस्ते के बोझ को कम करने को लेकर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बार बार हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी मुझको मौका मिलता है, नरसिंहपुर जिला के कलेक्टर रोहित सिंह हमेशा इन चीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं। प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की जो दिशा निर्देश होते हैं, तुरंत उनको वो फॉलो करते हैं, खुद ही सबसे पहले खुद करते हैं, उसके बाद वह अधिकारी कर्मचारियों तक वो बात पहुंचाते हैं, खुद बोलकर पहुंचाते हैं। मैं आपको बता दूं, जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पे जेएस विल्सन है, उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। उन्होंने जो यहाँ पर जो अनियमितताएं स्कूलों में और जो शिक्षा नीति में की थी, उन पे कहीं ना कहीं प्रशासन का और कलेक्टर साहब का कुछ ना कुछ दिशा निर्देश में डंडा चला है, कार्रवाई हुई है। और अभी स्कूलों में हम देखते हैं, चाहे अखबार स्वच्छता अखबाड़ा कार्यक्रम हो, उसके तहत स्कूलों में एक कार्यक्रम चल रहा है बच्चों को लेकर। प्रदेश शासन जितनी भी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लाती है, तुरंत जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी हैं, तुरंत दिशा निर्देश करते हैं, और सभी नरसिंहपुर जिला के जितने विकास खंड है उसमें तुरंत उसको फॉलो कराते हैं। ऐसा साइकिड़ा विकास खंड में देखने को मिल रहा है, चिचली विकास खंड में देखने को मिल रहा है अभी तो। जी जब भी कोई अच्छा काम है तो वहाँ के जो कलेक्टर हैं रोहित सिंह लगातार सक्रिय नजर आए हैं, लगातार उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है, जिसके चलते वहाँ पर देखा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं दुरुस्त होती जा रही हैं। और विनोद, अगर हम बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा का बोझ कम किया गया है, और आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि बस्ते का जो बोझ है उसे हल्का करने को लेकर अब जो एक नई पहल की जा रही है, किस तरह की खुशी उनमें? हमारे बीच में जागरूक पत्रकार बैठे हुए हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं थोड़ी सी कि भैया आप ये बताएं कि जो शिक्षा नीति में जो बच्चों के बस्ता में जो कम बोझ जो सरकार ने किया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये स्वागत योग्य प्रस्ताव है, स्वागत। क्योंकि बच्चों का बोझ इतना है हाँ कि उनकी कमर टूट जाती जी, है ना। तो जितनी जरूरत है क्लास में, जितनी पढ़ाई होना है, उतनी पुस्तकें स्कूल बुलाई जाएं, उससे अधिक अधिक बोझ न बुलाया जाए। ना बुलाया जाए। हमारे बीच में एक और हमारे गाढ़ावाड़ा के एक जागरूक पत्रकार है श्री संजय गुप्ता जी। संजय भाई, ये बताएं कि अभी प्रदेश शासन ने जो बच्चों की जो पुस्तक में बोझ रहता था उसको कम करने के दिशा निर्देश दिए हैं, कहाँ तक ये पहल सही है? अभी जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आए हैं वो भी स्कूलों में लागू नहीं हो पाएंगे। हाँ। ये बात निश्चित है कि बच्चे लोग, जो मेरी खुद बच्ची पढ़ती है कि हाँ। कम से कम 7-8 किलो का उनका वेट रहता है जी, पुस्तकों का, जी। उनके किचन के डिब्बे का, पानी की बोतल का। तो ये अच्छी पहल है कि बच्चों को मान लो बैग बस्ता कम किया जाए पढ़ाई के लिए, और जो जरूरत की पुस्तकें हैं वही उनको जाने दिया जाए, तो ये अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जागरूक पत्रकार गाढ़ावाड़ा के थे, इनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश शासन ने जो पहल की है वो वास्तव में एक बड़ी पहल है, क्योंकि 8 से 10 किलो का जो वजन रहता था तो निश्चित ही जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं वो तो पैदल चलकर परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। जिस जी तरीके से जी, देख पा रहे हैं, मानसिक रूप से तो परेशान होते ही हैं बच्चे, और कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में भी इसका असर पड़ता है, और जिसके चलते बच्चों की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो एक अच्छी पहल मान सकते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए। जी बताएं विनोद। कह रहा था कि एटीएम कार्यालय के सामने ये 2 व्यक्ति आए हैं अपनी परेशानियों को लेकर। खबर भारत को उनको पता चला कि यहाँ खबर भारत का प्रोग्राम चल रहा है, तो तुरंत ये सीधे दौड़ते हुए आए। क्या परेशानी है? भैया इनके नहर बन गई इनके खेत में। कहाँ से आए हैं? हम ग्राम सड़ूमड़ से आए। हाँ 10 साल हो गई। हाँ। और अभी इनको पैसा नहीं मिला इनको। तो आप देख सकते हैं इनको नहर का 10 साल का पैसा नहीं मिला है। इनकी क्या वादा किया गया था इनसे जबरदस्ती नहर बना दी गई खेत में कहते हुए, इसके बावजूद भी नहर बना दी। पैसे कौन से मांग रहे हैं आप? पैसे हमने वहां पर आवेदन दिया था। किसको? इनकी अब नक्शा दुरुस्ती नहीं हुई इनकी 12 साल से। अच्छा अच्छा। खेत में अभी पटांकन नहीं हुआ, वो पहले भी कहा गया था, अभी भी कहा गया है, और अभी भी 1 साल का केस आया है इनका, अभी पटांकन नहीं हुआ इनका। तो आप देख सकते हैं ऐसी अनेक तरह की समस्याएं जिनको बताने में भी ऐसा लगता है कि आखिर प्रशासन इनकी सुन क्यों नहीं रहा है। इनके खेत में से नहर निकाल दी है, लेकिन किसान को आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश किसानों का इस तरह का हाल चल रहा है। जी विनोद, मैं यही बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नरसिंहपुर से मनोज नोरिया भी जुड़े हुए हैं, तो नरसिंहपुर की ओर रुक कर लेते हैं और मनोज से भी जान लेते हैं कि वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन से विषय होंगे जिन पर आज विशेष रूप से फोकस होगा। तो सीधे रुक करते हैं नरसिंहपुर की ओर। मनोज, वहां पे आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं वहां पर आज दिन भर, कौन कौन से विषय होंगे जिन पर चर्चाएं होंगी? जी, मैं ये बता दूं कि नरसिंहपुर में बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जो लगातार चल रहे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा हो, मूंग खरीदी का मुद्दा हो। मेन जो भी मुद्दा, मुख्य जो यहाँ पर मुद्दा चला है, मुख्य जो आंदोलन चल रहा है, वो तौर बाजार जो शराब दुकान है उसको लेकर यहाँ पर जो समाज सेवी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए। चाहे वो इतवारा बाजार जो शराब दुकान है वो शहर के बीचों बीच, और एक जो राजीव पार्क के जो रहवासी हैं वहां पर वो दुकान है, जिससे कि वहां की आसपास की जो महिला है या वहां के आसपास के जो रहवासी हैं उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि रात में जो शराबी होते हैं वो वहां बैठ के शराब पीते हैं और जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो वहां पर जो कचरा करके चले जाते हैं। हमारे साथ तारा चंद पटेल है जो लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। ये जो आप धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर? नरसिंहपुर जिले में एक इतवारा बाजार है जो मार्केट बाजार लगता है साप्ताहिक, जहाँ तहसील के तमाम गाँव से लोग आते हैं बाजार के लिए, और वहाँ से रास्ता भी है, मंगल भवन है, हनुमान मंदिर है, साईं मंदिर है, और अस्पताल वगैरह है, वहीं से कॉलेज है। महिलाएं बच्ची निकलती हैं, बहुत ज्यादा उन लोगों को परेशानी होती है। बाजार में जमाला लगा रहता है शराबखोरियों का, पूरे में गंदगी फैली रहती है, वहां से निकलना दूभर होता है। वहाँ जो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनके घरों में इस कंडीशन बनी हुई है इस तरह की कि रात को वो सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो दरवाजे के सामने कोई बाथरूम कर देता है, कोई पलटी कर देता है, कहीं परुआ पड़े रहते हैं, कहीं डिस्पोजल पड़ा रहता है। उनको जीने का अलग नजरिया समझ में आता है कि जब सो के उठते हैं तो सुबह सुबह लोगों को लगता है कि अच्छा माहौल दिखेगा,
पर जब सामने आते हैं तो उनको कुछ और ही। इसकी जो मांग है वहां से शराब दुकान हटाने की काफी लंबे समय से चली आ रही है। वहां पर जो एक स्कूल था चाणक्य स्कूल इस कारण से सिर्फ वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित हुआ कि वो जो शराब दुकान है 17 साल से लगातार वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो रहवासी हैं, उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो हट नहीं पाए। स्कूल को अन्य जगह जो है स्थानांतरित किया गया है। क्या कहेंगे वहां के लोगों के बारे में? 17 साल से प्रयास कर रहे, ना किसी जनप्रतिनिधि या ना किसी प्रशासन ने इस बात को ध्यान में लाया। इसी ठेके के चलते हुए वहां से स्कूल भी हटाया गया, स्कूल को स्थानांतरण किया गया, क्योंकि स्कूल वालों ने भी काफी प्रयास किया था, पर मजबूरी बस उनको अपना स्थान दूसरी जगह ले जाना पड़ा स्कूल के लिए। और अभी ठेका वहीं के वहीं है, 17 सालों से लगातार यह मांग चल रही है, उसके बावजूद भी अभी तक उस ठेके को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाया प्रशासन। अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ आदेश जारी किए थे कि अगर वहां जहाँ ठेका है, शराब की दुकान है, अगर शराब की दुकान वहां पर अगर महिलाओं को अगर दिक्कत होती है तो वहां से शराब की दुकान दूसरी जगह जो है शिफ्ट कर दी जाएगी। हमारे साथ मंजीत छावड़ा जी भी है, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में ये अग्रणी रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कहेंगे शराब ठेके को लेकर। एक बार सिटी की साथ रहते हुए प्रशासन द्वारा अलग करने की भी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव आ गया, जिसकी वजह से वो ठेका लगने लगा। और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दबाव ही समझे अपन उसको कि 17 साल निरंतर आम जनता के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है। 17 साल में एक छोटा सा मुद्दा हल नहीं हुआ, ये अपने आप में तो बहुत बड़ा सवाल इकट्ठा करता है। जबकि वहां पर मंदिर हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं की ज्यादा बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी के अगर 15 वहां छोड़ दें तो बाकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद अगर वहां से दारू ठेका शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पर 2-2 मंदिर है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आप सवेरे जाके देखेंगे तो करीबन 1000 से ऊपर लोग सब्जी लेने जाते हैं, जिसमें 250 से 300 महिलाएं होती हैं सब्जी लेने। उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा बदबू आ रही वहां पर, और महिलाएं अपना बंद करके बिल्कुल गमछा चुन्नी बांध कर वहां पर सब्जी लेती हुई दिखाई देती। कितना कष्ट होता होगा, लेकिन शायद कैसी सरकार है या कैसे जनप्रतिनिधि जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि महिलाएं परेशान हो रही हैं। लगातार जो है बीजेपी की सरकार भी वहां पर जी। मनोज, एक क्वेश्चन उनसे ये रख लीजिए कि अगर इनका ये प्रदर्शन अगर कब तक जारी रहेगा, अगर उनकी मांग है वो पूरी नहीं की जाती है तो क्या ये प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? किस तरह का एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो? जी, हमारे साथ गणेश प्रजापति जी भी हैं। जो गणेश प्रजापति जो है वो लगातार इस धरने को में सहभागी हैं और हम उनसे जाएंगे। गणेश जी ये बताइए, जो धरना है कब तक ये चलेगा? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी धरने की? बिल्कुल हमें बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने कदम उठाया है वो हमने यह साबित करने के लिए उठाया कि यह जो नरसिंहपुर नगर है यह मुर्दों का शहर नहीं है। यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, जागरूक लोग हैं। भले ही 17 सालों से प्रशासन हम लोगों को मुर्दा समझ रहा हो, हम लोगों की बातें जो हम उनको आवेदन निवेदन कर रहे हैं उनको नजरअंदाज कर रहा है। और हमेशा हर बार गुमराह किया गया है कि अब हट जाएगा, अगली बार हट जाएगा, कुछ दिन बाद हट जाएगा, ये नीति नहीं है, वो नीति नहीं है। उसके बाद बोल दिया क्या मतलब नए सप्ताह में हट जाएगा। उसके बाद भी लोग मतलब ठेकेदारों की और आबकारी विभाग की और जिला प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की मौन सहमति से यह 17 सालों से नगर की जो जनता ये दर्द झेल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया कर इसमें राजनीति ना करें, इसमें किसी प्रकार की भ्रांतियां ना पालें, लोगों के दर्द को समझें। जो महिलाएं वहां से निकलती उनको उनसे सोचिए वो कैसे नजरें झुका के वहां से निकलती हैं। बच्चियां ट्यूशन जाती हैं, लोगों को किस निगाह से देखते हैं, उनका दर्द समझिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मतलब अब बहुत हो गया है, अब इसको और आगे ना बढ़ाएं, कृपया कर उसको स्थानांतरित किया जाए ठेके को। ये तो हमारे साथ गणेश प्रजापति। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जिस तरीके से वो बता रहे थे हम उन्हें सुन पा रहे थे कि यहाँ पर इंसान रहते हैं, मुर्दे नहीं रहते हैं। और लगातार अगर हम सीएम शिवराज की बात करें तो लगातार वो शराब नीति को लेकर भी एक्शन लेते नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ नरसिंहपुर की बात करें तो जिस तरीके से ये हम देख पा रहे हैं यहाँ की स्थिति और जिस तरीके से उनका जो दर्द है वो बता रहे हैं हमें खबर भारत के माध्यम से। जिस तरीके से उन्होंने अपील की है, मांग की है प्रदेश के मुखिया से कि उनकी जो मांग है जल्द उन्हें पूरा किया जाए। और जो ये शराब नीति है इसके तहत वहां पर के जो ठेकेदार हैं उनकी जो शराब की दुकान है वो बंद कराई जाए या फिर कहीं और स्थापित कराई जाए। और लगातार प्रशासन भी, अगर हम बात करें तो प्रशासन की बात करें या आबकारी विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं
वो दबे हुए हैं कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उन ठेकेदारों का पल्ला ज्यादा भारी है या उन पर हावी है, जिसके चलते प्रशासन और आबकारी विभाग मौन बैठा हुआ है। हालांकि जो प्रदेश के मुखिया है लगातार नजर बनाए हुए हैं, जल्द ही वो इस पर एक्शन भी ले सकते हैं। मनोज, मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूंगी तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे नरसिंहपुर से, जहां पर शराब को लेकर महिलाएं परेशान है, वहां के रहवासी परेशान है, कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। इसके बाद एक बार फिर वो एक्शन में आ चुके हैं और एक बार फिर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने खबर भारत के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी अपील की है कि जल्द वो इस मामले को संज्ञान ले और वहां पर जो स्थितियां बन रही हैं उस स्थिति में सुधार हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।